वेलकम बैक। तो देखते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। 6th जनरेशन फाइनल सून, पाक जेट क्रैश्ड, डीआरडीओ LRLACM टेस्ट, इंडियन एयरफोर्स कामाकाजी ड्रोन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने किया अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण। भारतीय सेना के नेगेव लाइट मशीन गन्स को मिलेंगे इजरायल के ऑप्टिक्स। भारतीय वायुसेना सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में बना रही है कामिकाजे ड्रोन्स को बनाने वाला इकोसिस्टम। भारत ने फ्रांस के सामने रखी रफाल डील में स्वदेशी कंटेंट की प्राथमिकता। हमने तो कहा था उसमें तो सुना था उसने एक्सेप्ट भी कर ली है। आज 15 जून को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM तो इसके उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस मिसाइल ने अपने सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो LRLACM है वो भारत की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को उसके सभी सब सिस्टम्स के साथ पूरी तरह से डीआरडीओ के अलग अलग लैबोरेटरीज ने ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया है और ये भारत की निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है और पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसके प्राइमरी यूजर में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ही शामिल रहेंगे और ये मिसाइल ब्रह्मोस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सेल्स के लिए भी पूरी तरह से कंपैटिबल है जो कि नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मिसाइल का जो इंजन है वो भी भारत का अपना स्वदेशी इंजन है और ये मिसाइल भी भारत की डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनेगी। वेरी गुड। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नेगेव 7.62 into 51 mm की लाइट मशीन गन्स के लिए एक डेडिकेटेड डे टाइम ऑप्टिक्स के तौर पर इजरायली फर्म मैप्रोलाइट के मैप्रो X6 टेलीस्कोपिक साइट को चुना गया है और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस इजरायली ओरिजिन के टेलीस्कोपिक साइट को एक्सटेंसिव ऑपरेशनल इवैल्यूएशंस और एनवायरमेंटल टेस्टिंग के बाद ही चुना गया है और जिसमें मैप्रो X6 ने एक्सटेंडेड रेंज पर इनहेंस्ड टारगेट आइडेंटिफिकेशन और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज को डिलीवर करके दिखाया था। और जैसे कि भारतीय सेना भी एक अच्छी खासी संख्या में नेगेव लाइट मशीन गन्स को खरीद रही है तो ऐसे में एक लंबी दूरी पर इनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को एनहांस करने के लिए एडवांस्ड डे टाइम ऑप्टिक की जरूरत थी और बाकी ऑप्टिक्स की जो डिलीवरी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के माध्यम से की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि मैप्रो X6 के भारत में फुल प्रोडक्शन के लिए इजरायली फर्म मैप्रोलाइट ने RRP डिफेंस के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कंपनी मैप्रो X6 की नॉलेज, उसकी प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ये सब ट्रांसफर करेगी। वाह। तो इसके बाद जो RRP डिफेंस है वो इन साइट्स को लोकली बनाएगी और BEL को सप्लाई करेगी और फिर BEL के माध्यम से भारतीय सेना को मिलेंगे। बाकी मैप्रो X6 एक 6x का मैग्निफिकेशन टेलीस्कोपिक साइट है जिसे असॉल्ट राइफल्स, LMGs यानी कि लाइट मशीन गन्स और अन्य वेपन सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है। और बाकी आपको बताया था कि अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने 41,000 नेगेव लाइट मशीन गन्स के ऑर्डर्स प्लेस किए थे और अब ये जो नेगेव LMGs हैं तो इन्हें अडानी ग्रुप के अंडर आने वाली PLR सिस्टम्स इजरायली फर्म IWI की पार्टनरशिप के साथ भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर करती है। बाकी 2024 से पहले 2020 में भी स्पेशली जब चीन के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब उस समय में भी भारतीय सेना ने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से इमरजेंसी बेसिस पर नेगेव लाइट मशीन गन्स की 16,479 यूनिट्स को खरीदा था। भारतीय वायुसेना सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में कामिकाजे ड्रोन्स के लिए एक स्वदेशी इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है और इस इनिशिएटिव के तहत एक नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहां पे इनकी डिजाइन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ये सभी चीजें कवर होंगी। यानी कि एक तरह से भारतीय वायुसेना कामिकाजे ड्रोन्स के मामले में इन हाउस कैपेबिलिटी को विकसित करने पर काम कर रही है। हालांकि इस तरह से इन हाउस ड्रोन कैपेबिलिटी को विकसित करने वाला जो इनिशिएटिव है तो उस पर भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी पहले ही काम शुरू कर चुकी है और इस मामले पर जारी न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इस इनिशिएटिव में लगभग 50 IAF पर्सनल को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि डिफेंस सेक्टर में भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एडवांस करने के लिए अपनी अप्रोच को बढ़ाया है जिसमें फोकस है को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग में। और रही बात रफाल फाइटर्स की डील की तो भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत इसमें अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चाह रहा है और ये बात भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के सामने उनके साथ हुई मीटिंग्स में रखी है और इसलिए भारत ने अपना एम बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उन्हें चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग वो भी भारत में और ये स्टील में भारत की प्राथमिकता बनी रहेगी। और इतना ही नहीं बल्कि ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो विजिट है ये रफाल प्लेटफॉर्म से कहीं आगे तक एक्सटेंड है और जिसमें दोनों देशों ने अपने बीच के डिफेंस कॉपरेशन के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर किया है। और बाकी जैसे कि इससे पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें इस बात की संभावना जताई गई है कि भारत और फ्रांस 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान ने एक पीस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को अनाउंस किया है और ये जो एग्रीमेंट है ये औपचारिक रूप से शुक्रवार को जिनेवा में साइन किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत इस बात में सहमति बनी है कि अमेरिका और ईरान एक इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होगा, ईरानियन पोर्ट्स पर से यूएस ब्लॉकेट हटाई जाएगी और लगभग 60 डेज का टाइम रहेगा सबसे डिफिकल्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। यही बात डिस्कस हो रही, जिससे पहला वाला वीडियो देखना जिसमें मोदी जी और ट्रंप की बायलैटरल मीटिंग से पहले जो प्रेस के साथ हुई है बातें वो देखी थी, तब इसमें उन्होंने क्लियर भी किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई यूट्यूबर्स जो हैं इंडिया में बैठे हुए वो बातों को बड़ा ही तोड़ मड़ोड़ के कुछ का कुछ बना के अपना प्रोपेगेंडा करने बैठ जाते हैं। नॉलेज कुछ नहीं, वो ज्ञान देने बैठ गए अपने तरह से ही, जो होते हैं ना कई लोग जिनको कुछ नहीं आता। अब ये देखो ये बता रहे हैं ना, वही बात बताइए जो ये बता रहे थे उस वीडियो में। न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगे हुए प्रतिबंध और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि ईरान की जो एसेट्स फ्रीज किए गए तो उनको भी रिलीज किया जा सकता है। और बाकी जैसा कि कहा जा रहा है कि सभी फ्रंट पर एक परमानेंट सीज फायर लागू किया जाएगा और इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है। और इसलिए यूएस और ईरान के इस एग्रीमेंट पर विशेष रूप से लेबनान वाले पार्ट पर इसराइल की तरफ से अभी जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई औपचारिक रूप से कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी इसराइल के ऑफिशियल्स पहले क्लियर कर चुके हैं कि अभी वर्तमान समय में सदर्न लेबनान में जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में है तो वहां से वो पीछे वापस नहीं नहीं हटने देंगे। वाले। जबकि इसराइल की तरफ से संकेत ये मिले कि इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की आजादी बनाए रखना चाहता है। और इसलिए इसराइल के एक्सपर्ट्स ने ईरान और यूएस के इस पीस एग्रीमेंट को एक तरह के टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरह डिस्क्राइब किया है, जो कि विशेष रूप से यूएस के अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस के चलते हैं। और जबकि एएनआई के साथ बातचीत में इजरायली एक्सपर्ट का मानना है कि जहां तक मेरा सवाल है मैं इसको कोई भी पीस डील की तरह नहीं देखता हूँ, बस ये 60 डेज का एक और सीज फायर है। लेकिन जब तक ये डील शुक्रवार तक औपचारिक रूप से साइन नहीं हो जाती है तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो तो ट्रम्प भी कह रहा है, ट्रम्प ने भी अभी देखना उस इससे पहले वाली ही वीडियो देखना, उसमें बोला है कि मैंने कितनी तो डील्स कराई हैं, कई ऐसी डील्स होती हैं जो मेरे को लगता है यूं हो जाएंगी पर वो नहीं होती, कई होता है जो कभी नहीं होने का लगता है कि ये तो होना पॉसिबल ही नहीं है, वो हो जाती है, तो यू नेवर नो। यूएस और ईरान इन दोनों के भी अलग अलग डिफरेंसेस और क्लेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल एग्रीमेंट किस चीज पर हुआ है वो तो औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। तो इसलिए हर किसी को शुक्रवार का इंतजार है। और ईरान ने तो ये भी क्लेम किया था कि जो अमेरिका है वो इस बात के लिए सहमत हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन पे आउट के तौर पर वो ईरान को $300 बिलियन पे करेगा। नहीं, जहां तक मैंने सुना है रिकंस्ट्रक्शन ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, बाकी ये यूएई शुएई जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, वहीं के एरिया की जो कंट्रीज वही इन्वेस्ट करेंगी इसको रीबिल्ड करने में। इन्वेस्ट कोई फ्री में नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ से कौन कौन ऐसी न्यूज फैलाने की कोशिश करता है। पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे। हाँ यही मैंने सुना था। मान लीजिए मैं वहां को बिजनेस बनाता हूँ तो जो प्रॉफिट मिलेगा मेरा होगा, वहां के लोगों को जॉब मिल जाएगी। हाँ वो एग्जैक्टली तो वही बात है ना, तभी कहते हैं कि जो करेक्ट सोर्स हो ना उनके मुंह से सुनो, जो ऑफिशियल्स हैं, जो आप दूसरों से सुनते हो ना, जो यूट्यूबर्स अपने आप को वाकई कुछ का कुछ बना दे, क्योंकि खुद तो रिसर्च करी नहीं होती, स्क्रिप्ट बना के लिख देते, बोलना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो वही यहाँ पे भी बताया, इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह के कई सारे डिफरेंसेस और क्लेम्स अभी भी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहे हैं। यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि जीकैप के लिए जो फुल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस महीने के अंत तक दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने के अंत तक यूरोप का जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है तो वो अब एक डिटेल्ड डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज की तरफ मूव कर रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जीकैप प्रोग्राम के तहत यूके, जापान, इटली ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो कि मिड 2030s तक सर्विस में एंटर करेगा। और अब इस महीने के अंत तक इसके फुल डिजाइन और डेवलपमेंट फेज के लिए फंडिंग पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट है कि आज सोमवार को एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जिसमें एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट्स की जान गई है और जबकि ग्राउंड पर 3 सिविलियंस भी इंजर्ड हुए। बहुत सारे क्रैशेस हो रहे हैं रोज, कभी इंडिया का प्लेन का पता चलता है, कभी यूएसए का, कभी ये दूसरे देशों का क्रैशेस ज्यादा आ रही है, पर ज्यादा वैसे क्रैशेस तो बहुत होते हैं। हम बचपन में जब छोटे थे, क्योंकि पापा एयरफोर्स में थे, तो कितनी बारी उनके मुंह से सुनने को मिलता था यहाँ क्रैश हो गया, तो हम भी सोचते थे यार इतने क्रैशेस होते हैं, पर वो है कि न्यूज आती नहीं थी। वही बात है क्योंकि तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना कोई वो सिस्टम नहीं था कि आपको न्यूज मिले, और लोग भी इतना नहीं इंटरेस्टेड होते थे। लोग जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है। यूरोप जो है 6th जनरेशन के लिए रेडी हो रहा है, जब तक हमारा एम का रेडी होगा 5th जनरेशन, उनका 6th आ चुका होगा। चक्कर ये है उनका तो 2030 एक जनरेशन पीछे होने वाले हैं चाइना से भी। बिल्कुल वो तो है ही। तो 5th जनरेशन हम पढ़ रहे हो तो बना चुके हैं वो लोग 5th जनरेशन चाइना वाले। चलो, और मुझे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि राफेल का जो बता रहे हैं कि भैया हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो चाहिए, वो अब वो जो है फ्रांस उसमें कितना मतलब मानता है और कितना नहीं मानता, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि कभी तो सुनने में आता है मान गया, कभी होता है कि अभी बात हो रही है, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।
बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि फ़ायदा तो इंडिया के लिए तभी है कि जितना हम लोग अपना उसके अंदर कर सकें, हमारा माल हो या हम चेंजेस कर सकें, अपने लगा सकें, उतना बेटर होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।